कानों में ही हैंड फ्रीयां लगा लेता हूँ फिर कि चलो कम से कम आवाज तो जो है वो इनकी कम होगी। ओके जी, शुरू करते हैं। और कल हम 1919 की रिफॉर्म्स तक आ गए थे और आज उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कल के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने कल टॉपिक किया था ना जी, तो वो हमें सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, यही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बनता है उसमें से कि लखनऊ पैक्ट की सिग्निफिकेंस पे हमें पूछे, जो हमने कल उसको इवेलुएट करने की कोशिश की। प्लस वो किसी भी दूसरे इवेंट के साथ जोड़ के भी लखनऊ पैक्ट को पूछ सकता है कि जी किसी दूसरे इवेंट की और लखनऊ पैक्ट की इनकी जनाब सिग्निफिकेंस पर। सो वो इस तरह भी कर सकता है, ज़हन में रखिएगा। सही जी। नेवरदलेस अब वो जितनी भी सिग्निफिकेंस है वो लखनऊ पैक्ट के बाद की डेवलपमेंट्स में से किसी डेवलपमेंट के साथ वो कनेक्ट करके वो पूछता है। 1919 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स दो हिस्सों में तकसीम होनी है। एक तो वही कॉन्टिन्यूटी है हमारी जो चल रही है, इसी को हम लेके चलेंगे कि कैसे रिफॉर्म्स और उसके नतीजे में कैसे एक प्रॉपर यानी कि पॉलिटिकल, और दूसरी तरफ हमें इंडिया में साथ साथ फिर कम्युनल कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म मतलब रिलीजन, यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, especially by creating already existing dividing lines on a religious basis. By creating कह लें, by redrawing कह लें, प्रॉपर वर्ड जो है सही है जी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, इसकी मैनिफेस्टेशन, इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो है वो तो नहीं है कोई भी, वो तो थोड़ी सी लेट रिफ्लेक्ट हो रही। इसकी कंटिन्यूटी है। ये कैसे डिवाइडिंग लाइन क्रिएट हुई है, इसके पीछे जो रीजन है उसको पहले समझने की जरूरत है। और वो रीजन फिर हमें लेके जाती है जिस टॉपिक में, उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, मैं पर्सनली जो मेरा जो ओपिनियन है खिलाफत मूवमेंट पे, वो मैं स्टूडेंट्स के साथ लार्जली जो है वो कोशिश होती है कि मैं इस टॉपिक को स्टूडेंट्स से को ना ही कराऊं कि झूठ ही हो, कि ना ही इस पे बात हो। बट बेस्ट सोर्स जो है वो के अजीज की जो बुक है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें प्रॉपर हेडर दिया हुआ है खिलाफत मूवमेंट का, यानी चैप्टर के अंदर ही खिलाफत मूवमेंट का हेडर दिया हुआ है। और यही मेरा ओपिनियन है जो इस बुक में मौजूद है। मोस्ट इलॉजिकल मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स
ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद जिन्ना, इकबाल, इन जैसे लोगों ने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट है कि वर्ल्ड वॉर वन में एक ग्रुप यूके ग्रुप है, दूसरी तरफ जर्मन ग्रुप है। यूके ग्रुप विक्ट्री इसकी हो गई, जर्मन ग्रुप डिफीट हो गया। सो whomsoever is in German group like Austria, Ottoman, जो कोई भी है, अब उसको फिर जाहिर है उन्हीं ट्रीटीज का को फॉलो करना पड़ेगा जो कि विक्टर्स की तरफ से आएंगी। सिंपल कॉमन सेंस। हाउएवर, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वो ये समझते थे इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर भी ऑटोमन्स के साथ बड़ा सॉफ्ट जो है वो ताल्लुक मुसलमानों का रहा इंडिया थे। और वो ये था कि जनाब हमारे कैलिफ को कुछ ना हो, कैलिफ को प्रोटेक्ट करना। सही है जी। खास तौर पर हमारे जो होली सिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ऐसा ना हो कि हम ऐसी ट्रिटी ऑटोमेंस पे लगा दी जाए कि जिससे हमारी कैलिफेट भी खत्म हो जाए और हमारे जो मुकद्दस शहर हैं वो भी जो है वो गैर इस्लामी हाथों में चले जाए। सो ये कंसर्न्स थे। कंसर्न्स की हद तक तो वैलिड है, बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन मुस्लिम्स कि वो यूके को या उसके बाकी अलाई पार्टनर्स को एक डिफीटेड कंट्री से मुतल्लिक कुछ सजेस्ट कर सकें, डिक्टेट कर सकें कि भाई हम जो चाहते हैं वैसा करो। सो कंसर्न तो था, बट ये जो मुस्लिम्स का कंसर्न था इसको प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी इसकी नहीं थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में लाने में फिर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसी मुस्लिम का नहीं है, वो गांधी का है। और यूं फिर इस खिलाफत मूवमेंट जिसकी बिगिनिंग हो रही है 1919 से, खिलाफत कमेटी बनी, खिलाफत डे मनाया गया, ये गांधी फैक्टर की वजह से इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस यूनिटी को इंतहाई अननेचुरल यूनिटी के तौर पर जो है वो ताबीर किया गया, क्योंकि इस यूनिटी से जो आप टास्क आपने रखा है, टारगेट रखा है, ये टारगेट अगर पूरा भी हो जाए तो इससे इंडियन पॉलिटिक्स की तो कोई हेल्प नहीं होनी। क्यों जी? अगर ये टास्क लेट अस अज्यूम कि पूरा भी हो जाता है, सही है जी, तो जनाब इसकी जो है वो कोई वो पूरी तो नहीं होनी है। ठीक है, समझ आ रही? समझ आती जी? होनी नहीं। भाई वो ऑटोमैन का ख्याल है फिर होली सिटीज, इंडियन पॉलिटिक्स में इसका क्या दखल डायरेक्टली? क्या कोई रिफॉर्म्स मिल जाएंगी, क्या कोई नया सेटअप आ जाएगा इंडिया में? नथिंग। सो बेसिकली ये खिलाफत मूवमेंट जिसको एक फेस बनाया गया, ये बेसिकली खिलाफत के लिए मूवमेंट थी ही नहीं। इस मूवमेंट की आड़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई, जो बेसिकली गांधी का ब्रेन चाइल्ड था कि नॉन कॉपरेशन के लिए ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी
वो अगर साथ होंगे तो हम एक इफेक्टिव नॉन कॉपरेशन इंडिया में चला सकेंगे। हम इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर सकेंगे, और उसके लिए फिर मुस्लिम्स को भी साथ लेना है। तो मुस्लिम्स का फिर खिलाफत का स्लोगन उसको यूज करवाया गया कि मुस्लिम्स अपने इसी पैटर्न में खिलाफत बचाओ में रहेंगे, और प्रिंसिपल जो हमारा एम होगा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। सो इनिशिएटिव तो यहाँ से शुरू हुए, इनिशिएट ये यहीं से हुई खिलाफत मूवमेंट के आइडिया से, लेकिन 1920 में ये एक फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्रांसेंड कर गई। एंड सिंस मुस्लिम लीडरशिप, द उलमास खास तौर पे, दे वर क्वाइट enthusiastic, सो उलमा की तरफ से ऐसे कई पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए, पॉलिटिकल एरर्स हुए, जिसने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को और ज्यादा फिर प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट की, खास तौर पे हिजरत मूवमेंट, एडवाइजिंग पीपल के वो हिजरत कर जाए इंडिया से, क्योंकि इंडिया इज नाउ दारुल हरब। सही है जी। लेकिन बेसिकली वो उसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऑपरेट करती है। नेवरदलेस मैं अपने आप को काफी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब, टू बी ऑनेस्ट, के जो खिलाफत मूवमेंट के टॉपिक में, लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो नहीं पाता। क्या स्टूडेंट्स ये ओपिनियन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। के अजीज का आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर किया हुआ मैंने, उसका ओपिनियन खिलाफत मूवमेंट पे। तो ये एक एब्सोल्यूट डिजास्टर था, और खास तौर पे जब टर्की ने खुद कैलिफेट अबैंडन कर दी, जब टर्की ने खुद ट्रीटी साइन कर ली, जब टर्की ने खुद अपने तमाम मिडिल ईस्ट के एरियाज जो है वो सरेंडर कर दिए, तो फिर जो रैशनल था ऑफ खिलाफत मूवमेंट वो तो खत्म हो गया। बट वट एवर the leadership of Khilafat movement or the leadership of non-cooperation movement, यानी मुस्लिम लीडरशिप एंड कांग्रेस लीडरशिप, ये जो आपस में जो कुछ सोच रहे थे नीचे मैसेज, उनमें तो जोशो खरोश ही डिफरेंट था। मुस्लिम्स बिलीव कर रहे थे कि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया है हमारे कैलिफ को बचाने के लिए, और अदर्स कि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया है इंडिपेंडेंस के लिए। सो व्हाट हैपेंड व्हेन टर्की ने खुद कैलिफ को एबॉलिश कर दिया, तो मुस्लिम्स ठंडे पड़ गए। मुस्लिम्स जो हैं वो, आप ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट खत्म कर दी, लेकिन इनका जो पेस थी वो स्लो हो गई, स्लो पेस पे ऑपरेट करना शुरू हो गई, क्योंकि भाई कैलिफेट खुद ही खत्म हो गई जनाब, टर्की ने कर दिया, अब हम क्या करें। सो यहां से फिर एक्विजिशन आना शुरू हो गई कि पेस हमारी बड़ी बेहतरीन चल रही थी, ये मुस्लिम्स जो ठंडे हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, इसकी वजह से हमारी मूवमेंट स्लो हो गई, जिसकी वजह से हम अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं बढ़ सके। सो एक छोटा सा वाक्य, चोरा चोरी का, गांव का नाम, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग लगा दी, तो जिसकी प्ली बना के गांधी जी ने फिर ये मूवमेंट खत्म कर दी। तो लीडरशिप की पे तो क्लियर था कि हम क्या चाहते हैं, हमने क्या करना है, बट नीचे मैसेज जो है वो तो आपने उनको इमोशंस के टीके लगा लगा के, आजादी के इमोशंस, खलीफा बचाओ इमोशंस,
ये इमोशंस की जो इंजेक्शन आपने जो मैसेज को लगाए, तो पीपल, इसने एक इस मैसेज में फिर हमें 1922 से 27 तक इनमें फिर एक हेट्रेड, जो पहले भी था एक दूसरे की तरफ, लेकिन अब उसमें ज्यादा बढ़ावा आ गया, एक हेट्रेड डेवलप होना शुरू हो गया पीपल में। पीपल स्टार्टेड एक्यूजिंग ईच अदर ना जी, कि मुसलमानों की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी स्लो हुई है। और इसकी फिर मैनिफेस्टेशन भी हुई। इसकी जो बड़ी मैनिफेस्टेशन है उसको कहते हैं जनाब 1922 से 27 तक होने वाले कम्युनल राइट्स। सही है जी। कम्युनल राइट्स, ये रिपोर्ट किए जाती हैं मोर देन 100 पूरे हिंदुस्तान में। मजहब के नाम, कम्युनल राइट्स मतलब मजहब के नाम पर फसादात, कहीं पर सिख मुस्लिम, कहीं पर हिंदू मुस्लिम, और फसादात मतलब कि जिसमें काफी लोग जो है वो मारे जाएं। ये जो सिनेरियो है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्रिटिश है, सबसे बड़े बेनिफिशियरी ब्रिटिश है। रीजन सो बिकॉज ब्रिटिश के नजदीक नंबर 1 जो एक यूनिटी थी इंडिया में, यूनिटी इन इंडिया, जिसके प्रेशर की वजह से उन्हें 1919 की रिफॉर्म्स भी देनी पड़ी, अब ये इंडिया में यूनिटी नहीं है। सो वी आर इन मच इजी पोजीशन के अब हमारे हमसे एक कोई यूनिटी करके आगे डिमांड्स आगे नहीं कर सकेंगे। सेकंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जो कि ज़ाहिर है इन्होंने नहीं दी थी ब्रिटिश ने 1919 में। और जो पॉलिटिशियंस थे जो कि खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने, वो तो अभी भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की एडवोकेसी कर रहे थे। तो ब्रिटिश के पास एक बड़ा स्ट्रांग रैशनल था कि भाई हमने डायरकी में, कल का लेक्चर उठा के देख लीजिएगा, पुलिसिंग जो है ये तो हमने चीफ मिनिस्टर को दे दी थी, पुलिस का डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है। तो ये तो अब इंडियंस के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इंडियन की जो गवर्नमेंट है सूबे में, उसका काम है ना कि ये फसादात रुके। सो सी, जब तक हम हुक्मरानी करते रहे हैं इंडिया के सूबों में 1858 से लेके 1919 तक, तो बताओ हमें कितने हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, बताओ हमें कितने ज्यादा जो है वो इस तरह के कम्युनल राइट्स हुए, एक भी नहीं। और अभी हमने इनको बस 1920 से पहली हुकूमत बनी है और 7 सालों में ये देखो जनाब 100 से ज्यादा फसादात हो। तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको ऑटोनॉमी दी जाए, ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ब्रिटिश सबसे बड़े बेनिफिशियरी निकल रहे हैं इस काम से। समझ आ रही जी। इसी चीज को फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, या आप कह लें कि जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वो इन्हीं डेवलपमेंट्स को कहते हैं जी ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया जी, डिवाइड एंड रूल किया जी इंडिया में। क्वाइट ट्रू, अगर यहां तक बात को समझा जाए तो क्वाइट ट्रू। लेकिन जब वो डिवाइड एंड रूल में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ले आते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, यहां तक ट्रू है कि वाकई बेनिफिशियरी सबसे बड़ा ब्रिटिश हुआ। और इसकी फिर मैनिफेस्टेशन भी है।
1927 में ब्रिटिश अनाउंस्ड अ कमीशन। वो कमीशन इंडिया जाएगा और इंडिया जाके इंस्पेक्ट करेगा। किसको इंस्पेक्ट करेगा? 1919 की रिफॉर्म्स को, और फिर सजेस्ट करेगा फ्यूचर रिफॉर्म्स। सही है? इंस्पेक्शन होगी और जनाब आगे जनाब फ्यूचर रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट की जाएंगी। ठीक है जी। सो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा। ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना अदर पार्टीज, कोई भी इकट्ठे तो अब बैठ ही नहीं सकती। तो जनाब हमारे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सही है जी। सो द ओनली पॉलिटिशियन इन इंडिया जो इस मैनिपुलेशन को समझ रहा था, दैट वाज जिन्ना। एंड जिन्ना का ये ख्याल था कि ये जो ये ब्रिटिश जिस तरह, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश ने फसादात करवाए, मतलब ये कि इस इन हालात से ब्रिटिश जिस तरह फायदा उठा रहे हैं, ये कमीशन आएगा, ये अगली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की सजेशन देगा और उसमें भी फिर हमारे लिए कुछ नहीं होगा, हम फंस जाएंगे। सही है जी। समझ आ रही है जी। सो जनाब इस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो है वो अगली रिफॉर्म्स जो हैं इनको रोकना है। यानी पहला इंटेंशन ये कि हमने ऐसी रिफॉर्म्स नहीं आने देनी अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में अनाउंस कर, तो इसको रोकना है। और रोकने के लिए फिर आपको ज़ाहिर फिर कोई ऐसा बंदा ही होना चाहिए ना जी कि जो फिर ब्रिटिश को समझता हो। जो जिस तरह हजरत इमरान खान साहब फरमाते हैं ना कि मैं मगरिब को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो ये इमरान खान साहब का अपना सेल्फ क्लेम है। जिन्ना साहब ने ऐसा क्लेम कभी नहीं किया था, ये हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि जिन्ना साहब से ज्यादा मगरिब को और ब्रिटिश पॉलिटिक्स को कोई नहीं समझ सकता था इंडिया। जिन्ना साहब अपने मुंह से कभी नहीं कहते थे, ना उनको जरूरत थी कहने की। सो इन 1927 a commission was announced जिसका नाम है साइमन कमीशन। 6 members प्लस सर साइमंस जो लीड कर रहा था, ऑल ब्रिटिश, कि जी ये इंडिया जाएंगे और इंडिया में रिफॉर्म्स के मुतालिक को बातचीत करेंगे, देखेंगे। जिना वॉज इक्वल टू द टास्क। जिना बिलीव कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको दोबारा से सेम पेज पे आने की जरूरत है। इनको दोबारा से एक न्यू यूनिटी का चैप्टर डेवलप करने की जरूरत है। ये दोबारा से एक नया डिमांड पैकेज बनाएं ताकि आप प्रेशर एग्जर्ट कर सकें साइमन कमीशन पर। समझ आ रही जी। एंड फॉर दैट पर्पस पहले तो हाउस इन ऑर्डर करना ना, मतलब ऑल मुस्लिम, ऑल मुस्लिम्स वो सेम पेज पे हों। तो इसके लिए फिर जिन्होंने, आपको याद है 30 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, याद है कल बात की थी ब्रिटिश ने 1919 में, जिन्होंने इन 30 के 30 को इनवाइट किया दिल्ली में एक होटल में, खाना शाना खिलाया और इनसे फिर बात की। और यहाँ जिन्होंने
यूनिटी का आइडिया दोबारा से क्वाइन किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज विलिंग टू यूनाइट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस वंस अगेन। सो उसके लिए हमारी कुछ टर्म्स हैं जी। अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो मंजूर है तो हम फिर इसको लेके चल सकते हैं। जी कैसे? पहली टर्म है जी हमारी टर्म्स में 33% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये क्या कोई नई डिमांड है? क्यों जी? ये कोई नई टर्म है? कोई नहीं है, ये लखनऊ पैक्ट में मौजूद है ना, यूनिटी के पॉइंट्स में ये पॉइंट। ठीक है, तो कोई अनहोनी बात नहीं की जिन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई इलॉजिकल बात जिन्होंने कर दी हो, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड, रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान। उस वक्त का बलूचिस्तान जो है, ठीक है जी, उस वक्त का बलूचिस्तान, वो BALU लिखना है जी, आपने याद रखिएगा, BALU, ये ध्यान में रखिएगा। यानी आज तो अब हमने पाकिस्तान बनने के बाद फिर 18th अमेंडमेंट के बाद इसको BALO कर दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको जो है वो जेन में रख लेंगे, आपने BALU लिखना है क्योंकि उस वक्त इसका यही नाम था। क्लियर है जी? तीसरा, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। सही है जी कि जनाब ये जरूरी है। और फिर आखिर में सबसे जो चौथा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर जो फोर्थ पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन पंजाब एंड बंगाल। ये 4 पॉइंट्स हैं जी हमारे। अगर जो है वो इस पे वो मान जाए, सिंध SIND, ये हमारी 4 डिमांड्स हैं। अगर कांग्रेस इन 4 बातों को मान ले तो हम यूनिटी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी? अगर कांग्रेस इन 4 पॉइंट्स को मान ले, हम यूनिटी कर लेते हैं जी, और फिर हम मिलके डिमांड पैकेज एक सेट कर लेते हैं जो ब्रिटिश से मानना हमने, जो साइमन कमीशन आज हो रहा है, तो उसके सामने हम रख देंगे वो। एंड इफ, अगर ये चारों पॉइंट्स मान लेती है कांग्रेस, तो फिर 5वां पॉइंट था, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 4 पॉइंट्स। तो हम जनाब सेपरेट इलेक्टरेट्स खत्म कर देंगे अपना।
हम जॉइंट इलेक्टोरेट्स में यानी कि आ जाएंगे, यानी मुस्लिम वुड वोट फॉर मुस्लिम वाली प्रोविजन खत्म कर देंगे हमेशा की। इसकी जरूरत ही नहीं ना रहेगी। देखिए ना, 33% सीट्स आपको अगर कोर्ट फिक्स मिल जाती हैं, इंश्योर हो गए कि जी 33% मुस्लिम जीतेंगे, तो नीचे आप चाहे मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे या जो जिसको भी वोट दे, हमें तो 33% सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंश्योर करवाएगी ना जी, सीट एडजस्टमेंट करके। और फिर नीचे अगर चेक करें आप, तो ये सारे प्रोविंसेस, जिना की पॉलिटिक्स में प्रोविंसेस ज्यादा नहीं है। 1916 के लखनऊ पैक्ट में कौन सा ज्यादा प्रोविंसेस में मुसलमानों की हुकूमतें बने और ये हो वो हो, उस पे ज्यादा बात हुई? कोई नहीं बात हुई। माइनॉरिटी राइट्स पे बात है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी है तो सबको मिलनी है ना, सिर्फ मुस्लिम सूबों को तो नहीं मिलनी। बट जिना ये भी बिलीव करता था कि क्योंकि 1919 से डायरकी आ गई है, सूबों में हुकूमतें बनना शुरू हो गई हैं, तो जितने ज्यादा मुसलमान सूबे होंगे उतनी ज्यादा मुसलमानों की, चलो जैसी भी टूटी फूटी लेकिन हुकूमतें तो बनेंगी। एनडब्ल्यूएफपी में रिफॉर्म्स हो, बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स हो, हुकूमतें बनेंगी हमारी। सिंध बॉम्बे से अलहदा हो, हमारी हुकूमत बनेगी सिंध में। रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से अगर सीटें पंजाब और बंगाल में तकसीम हो तो मुसलमानों की सीटें असेंबली में ज्यादा बनेंगी, जो कि पहले ज्यादा नहीं थी। सही है जी। तो यानी 5 प्रोविंसेस में मुसलमानों की हुकूमतें बनना शुरू हो जाएंगी। सो सेंटर में 33% मिल जाएंगी, 5 सूबे इंडिया में, टोटल इंडिया के सूबे हो जाएंगे 12, 12 में से 5 यानी तकरीबन आधे सूबों में मुसलमानों की हुकूमतें। तो मुस्लिम राइट्स काफी हद तक प्रिजर्व हो जाएंगे। फिर कांग्रेस के साथ बातचीत कर लेंगे कि जनाब आप बताओ कि अंग्रेज से कैसी डिमांड्स पूरी करवानी है जी। अब इस दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल इसको कहते हैं जी। प्रपोज किया, प्रपोजल है यूनिटी के लिए, तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सवाल दे सकता है कि जनाब लखनऊ पैक्ट एंड दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, इनका कंपैरिजन करो। एक यूनिटी है, एक अभी सिर्फ प्रपोजल है। एक में ज्यादा सेंटर रिलेटेड मुस्लिम्स की सीट्स और सेंटर रिलेटेड, और इसमें सेंटर प्लस प्रोविंसेस रिलेटेड भी बात है। सही जी। ये उस वक्त के दौर में आ रहा है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ी बहुत मॉडरेट लीडरशिप थी 1916 में। ये उस वक्त है जब इंडियन कांग्रेस में काफी कंजर्वेटिव लीडरशिप थी। समझ आ रही जी। ये उस दौर में है जब जिन्ना अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों का मेंबर है और एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। यहां जिन्ना लीडर का रोल प्ले कर रहा है। समझ आ रही जी। कांग्रेस को वो छोड़ चुका हुआ था ना, जब सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर के तौर पे रोल प्ले कर रहा था। सो इस तरह का भी सवाल वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। अगर आपकी टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इन चीजों को लिखना फिर मसला कोई नहीं, आसान हो जाती हैं ये चीजें। आसान होने से याद आया, मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप में और बाकी तमाम ग्रुप्स में वीडियो जो है वो अपलोड की है। पहले हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा था, उसमें सिर्फ एबिलिटी का पोर्शन जो है वो हमने अनाउंस किया था कि ये डिस्कस होगा, टीचर डेली डिस्कशन करेगा। अब इंग्लिश वाला टीचर भी विलिंग हो गया कि वो भी अपना पेपर डिस्कस करेगा, और उर्दू वाला टीचर, क्योंकि जो ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो बच्चों की और वो भी डिस्कस करेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त पैकेज है। फीस वो सेम ही रहेगी जी। ओवरऑल फीस जो है वो 3000, लेकिन जो आप लोग हैं आप लोगों के लिए 2000। तो ये बड़ा आज ही दोनों, ये तो खुद ही विलिंग हो गए दोनों आज
जब उन्होंने रिस्पॉन्स देखा ना, माशाल्लाह अभी तक कोई 300 प्लस के करीब स्टूडेंट्स, 2 ग्रुप्स बनाए हैं हमने। एक अपने स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स का जो 2000 फीस देने वाले हैं, और एक जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मिला के दोनों ग्रुप्स में को 300 से प्लस स्टूडेंट हो गया। तो वो टीचर